हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखो, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो कार्ब धनायन है वो इंटरमीडिएट बनता है, और एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात कर चुकी थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि ऋणायन जो होता है कार्ब ऋणायन वो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, और इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। तो दोनों तरह की हमारी क्लियर हो चुकी है। अब देखो, फ्री रेडिकल वाली हम पढ़ चुके थे इससे पहले वाली क्लास के अंदर, और अब हमने कैटायनिक भी पढ़ लिया और एनायनिक भी पढ़ लिया। तो ये जो हमारा एडिशन रिएक्शन वाला टॉपिक होता है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम आज जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। तो देखो, नया टॉपिक क्या है अपना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या जिसको हम कह सकते हैं संघनन बहुलकीकरण। क्या कहते हैं इसको हम? संघनन बहुलकीकरण। जैसे देखो, संघनन बहुलकीकरण का थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दे दिया था कि क्या होता है। जब मान लो कोई दो एकलक अणु आपस में जुड़ेंगे, तो उनसे जब वो जुड़ेंगे आपस में, तो वहाँ से कोई एक छोटा सा अणु जो होता है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, या अल्कोहल हो सकता है, या फिर आपका जो है अमोनिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। तो वो वहाँ से छोटा अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको हमने क्या बोला है, संघनन बहुलकीकरण कहा है। अब संघनन बहुलकीकरण कहाँ होगा तो वो देखते हैं अपन। देखो, संघनन बहुलकीकरण का होगा ऐसे एकलक अणु जिनमें क्या होगा, दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद होंगे। यानी मान लो मैंने कहा कि कोई R है, यानी R कोई एल्किल ग्रुप है जिससे दोनों तरफ क्या जुड़ा है, कोई X समूह जुड़ा हुआ है। X क्या है यहाँ पे फिलहाल मान लेते हैं कोई क्रियात्मक समूह है, ठीक है। और जो ये क्रियात्मक समूह है ये दोनों समान भी हो सकते हैं, और या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये RX और ये RY, यानी दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों समान ही होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हो आप कि जिनमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, उन एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति द्वारा, पुनरावृत्ति मतलब बार बार उनको रिपीट करेंगे, उनको जोड़ेंगे हम, तो पुनरावृत्ति द्वारा संघनन अभिक्रिया के माध्यम से किसका निर्माण होगा, संघनन बहुलकों का निर्माण होगा। और ये जो बहुलकीकरण की प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, संघनन बहुलकीकरण कहलाएगी। अब देखो क्या है यहाँ पे कि इन संघनन अभिक्रियाओं में कुछ सरल अणु जैसे कि पानी H2O, या फिर अल्कोहल ROH, या फिर अमोनिया आदि जिससे का अणुओं का निष्कासन होता है। तो जैसा हमने कहा कि जब कभी भी दो कड़ियाँ आपस में जुड़ेंगी यहाँ पे, तो उनमें से कोई एक छोटे जो अणु है उसका निष्कासन होगा। फिर क्या बोल रहे हैं आगे कि ये अभिक्रियाएं एक के बाद एक पद में संपन्न होती है। मतलब पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो ये अभिक्रियाएं एक के बाद एक पद में संपन्न होती है, इसलिए इस बहुलकीकरण अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं हम, पद वृद्धि या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अब जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने क्या कहा था कि योगात्मक जो होती है, योगात्मक बहुलकीकरण अभिक्रियाएं, उनको हमने नाम दिया था चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण, ठीक है। तो वैसे ही कंडेंसेशन को क्या नाम दिया है, पद वृद्धि बहुलकीकरण या आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अच्छा, इसमें क्या होगा, प्रत्येक पद में एक छोटे अणु का निष्कासन होगा। जैसे मान लो एक फर्स्ट स्टेप हुआ तो उसमें से भी एक छोटा अणु बाहर निकलेगा, फिर सेकंड स्टेप में से भी एक छोटा अणु बाहर निकलेगा, और इस तरीके से रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। और जब कोई एक स्पीशीज़ बनेगी किसी भी एक स्टेप के बाद, तो उसमें भी कितने क्रियात्मक समूह होंगे, द्विक्रियात्मक समूह मौजूद होंगे। इसको भी एग्जाम्पल समझ देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये होगा, ठीक है। जैसे देखो आगे, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि डाई अल्कोहल और डाई अम्लों द्वारा पॉलीएस्टर का निर्माण। तो डाई अल्कोहल मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो अल्कोहल समूह मौजूद हैं। मैंने क्या बोला आपसे कि R से जुड़े हुए दोनों X, यानी दोनों फंक्शनल ग्रुप्स सेम भी हो सकते हैं, दोनों तरफ XX है, सेम है, और ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो R एक तरफ X जोड़ दिया, एक तरफ Y जोड़ दिया, तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब हमारे पास कैसे हैं, ये दोनों सेम है, तो ये कैसी कंडीशन हुई, ये इस तरह वाली कंडीशन हुई। तो डाई अल्कोहल और डाई अम्लों द्वारा पॉलीएस्टर का निर्माण हमें करना है, और वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं COOH, और जो अल्कोहल्स होते हैं आपके ROH, मैं इनको ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ROH। तो जब इनकी रिएक्शन आप करवाओगी तो क्या होगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और अल्कोहल का H ये बाहर निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये यूनिट कैसी हो जाएगी, COOR, यानी कि क्या बन चुका है, एस्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। तब देखो यहाँ पे क्या है
ये देखो कार्बोक्सिलिक समूह और ये भी कार्बोक्सिलिक समूह। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, एल्कोहलिक समूह और एल्कोहलिक समूह। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह ये इससे अभिक्रिया करेगा एल्कोहलिक समूह से, और यहाँ बाहर क्या निकलेगा, कार्बोक्सिलिक का OH और इसका क्या बाहर निकलेगा, H। इस प्रकार से तो यहाँ क्या बचा अब हमारे पास कि RCOO, इधर क्या बचा CO, यहाँ क्या बच रहा है R, तो RCOO, फिर R1 जुड़ गया इससे, और ये और 2N-1H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 2N1 माइनस क्यों निकला है, 2N-1 क्यों निकला है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 2N हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उनमें से कितने बाहर निकलेंगे, 2N-1H2 बाहर निकलेंगे। तो कहाँ कहाँ पे संघनन बहुलकीकरण अभिक्रिया आपकी होगी, तो संघनन बहुलकीकरण एक तो अभिक्रिया कब होगी, जब आप लेते हैं डाई अल्कोहल या डाई अम्ल, ठीक है, जिससे बनाते हैं पॉलीएस्टर। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल होता है एक टेरिलीन, ठीक है ना, एक तो टेरिलीन होता है, तो टेरिलीन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, आपके पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है। तो उसमें भी क्या होगा, क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्लों और क्रियात्मक समूह अल्कोहलों के बीच में अभिक्रिया होगी, और वहाँ पे बनेगा क्या, वहाँ पे ये पॉलीएस्टर यूनिट आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है वो देखो, डाई एमिनो और डाई अम्लों द्वारा पॉलीएमाइड नायलॉन का निर्माण। नायलॉन जो है वो एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, इसमें डाई एमीन और डाई अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और फिर उसके बाद में आपको मिलेगा पॉलीएमाइड, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे R से क्या जुड़ा है दोनों तरफ, NH2, NH2 मतलब क्या होता है, एमीन, और R1 से दोनों तरफ क्या जुड़ा है यहाँ पे, COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो ये क्या है, डाई अम्ल, और ये क्या है आपका डाई एमीन। जब डाई एमीन और डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के बीच में अभिक्रिया करवाओगे तो अभिक्रिया के द्वारा क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से रिलीज़ क्या हुआ, H2O, और देखो यहाँ क्या बना है यूनिट, एक पॉलीएमाइड यूनिट यहाँ पे बन जाती है। पॉली कैसे पता चलता है, जो यहाँ पे हमने ये N लगा रखा है, इस N का मतलब क्या है, बहुत सारे अणु, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक पॉलीमर है। तो यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ बन गया है पॉलीएमाइड, और पॉलीएमाइड ये क्योंकि एग्जाम्पल नायलॉन में काम में आता है इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, नायलॉन का निर्माण। और यहाँ से भी कितने जल के अणु बाहर निकलेंगे, 2N-1, क्योंकि दो और आपने N काम में लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ से कितने बाहर निकलेंगे, 2N-1H2O। क्लियर हो गया। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई फिलहाल यहाँ पे अपने को। एक तो क्या हुआ है, डाई अल्कोहल और डाई अम्लों से पॉलीएस्टर का निर्माण, एक क्या हुआ, डाई अमीनो और डाई अम्लों से पॉलीएस्टर का निर्माण। देखो कैसे होगा, यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल लिया डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और डाइऑल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बड़ा सा जो ग्रुप है आपका, ये जो ब्लू कलर में हमने यहाँ शो कर रखा है, ये एक R है, और ये R छोटा बड़ा बहुत हो सकता है, उसको हम लोग अभी डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि वो छोटा है कि बड़ा है या कौन सा समूह है। इस तरीके से डाइऑल के अंदर भी ये जो रेड ग्रुप आपको दिख रहा है, ये कोई R है जो कि छोटा या बड़ा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है वो। फिर अब क्या होगा, देखो यहाँ रिएक्शन होगी, OH और ये H बाहर निकलेगा, H2O, देखो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जब H2O बाहर निकलेगा तो देखो यहाँ क्या हुआ, ये बाहर निकला है समूह। अब देखो क्या बचा पीछे, यहाँ पे सिर्फ CO बचा है, और यहाँ क्या बचा है, O और ये रेड वाला ब्लॉक और OH। अच्छा, अब इधर हमने इसको क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जैसे ये बाहर निकल रहा है वैसे ये भी बाहर निकलेगा किसी अल्कोहल के साथ में, और यहाँ हमने इसका H क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जैसे ये H बाहर निकल रहा है वैसे ही ये भी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये बना एक पॉलीएस्टर, और ये 2NH2 हमने यहाँ से बाहर निकाल दिए। देखो कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ 2NH2 निकाला है और पीछे 2N-1 निकाला है, वो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से भी हमने OH और H को हटाया है, तो एक H2 और हो गया ना यहाँ पे, है ना। और जबकि इससे पिछले वाले में आप क्या बोल कर आए हो कि यहाँ पे हमने ये देखो यहाँ से हटाया है क्या OH को हमने, यहाँ से हमने H को हटाया क्या, नहीं हटाया ना, इसलिए ये 2N-1 है। अगर आप इसको हटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2NH2O हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पे कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। तो देखो ये क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, अब पढ़ा हमने एक डाई अमीन और एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पे ये क्या है, R है, यहाँ पे ये क्या है, एक R है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये डाई अमीन है, क्योंकि इसमें दो क्या जुड़े हैं, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हैं, और यहाँ दो क्या जुड़े हैं, अमीन समूह जुड़े हैं। अब देखो रिएक्शन होगी तो क्या होगा, रिएक्शन होगी तो ये देखिए यहाँ से OH और ये एक H बाहर, दो है ना यहाँ पे, तो एक H तो रह जाएगा नाइट्रोजन के पास, एक H बाहर निकल गया तो माइनस क्या हो गया यहाँ से H2O। ठीक है, फिर देखो पीछे क्या बचा, अब CO और यहाँ क्या बचा, NH। तो बॉन्ड किसके बीच में बना, CO और NH के बीच में। इसको क्या बोलते हैं अपन, एमाइड।
क्या बोलते हैं अपन, एमाइड। और क्योंकि आगे क्या दिख रहा है आपको, एन, एन का मतलब क्या है, बहुत सारे अणु, इसलिए ये क्या है, एक पॉली एमाइड। क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, OH, इधर से ऐसे ही एक H और बाहर निकल जाएगा और ये आपका हो गया पॉली एमाइड। ये जो नायलॉन बनाते हैं उस समय यही काम आता है। आगे देखो अब क्या हो सकता है। तीसरी कंडीशन है कि डाई एल्कोहलों द्वारा पॉलीएथर का निर्माण। पॉलीईथर का निर्माण मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अलग अलग अणु काम में नहीं ले रहे, दो अलग अलग इकाइयाँ नहीं है, एक ही इकाई है। जैसे HOROH, ठीक है, ये एक ही इकाई है, पर इसी इकाई को रिपीट करना है, HOROH। इसी इकाई को रिपीट करोगे तो क्या होगा, बाहर क्या निकलेगा, H2O। H2O बाहर निकलने से क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ROR, ईथर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। क्लियर। जैसे देखो यहाँ समझो, हमने कहा HOROH हो गया आपका डाई अल्कोहल, फिर हमने कहा HOROH, ठीक है। अब क्या होगा, एक तरफ से H एक तरफ से OH बाहर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -H2O। अब देखो यहाँ क्या बचा, HORO। अब ये H तो बाहर निकल चुका है इस OH के साथ में, तो पीछे क्या बचा, ROH। क्लियर। ये देखो कौन सी यूनिट आ रही है, ईथर यूनिट आ गई। ईथर क्या होती है, जिसमें एक ऑक्सीजन से दोनों तरफ क्या जुड़े हों, R जुड़े हों, तो ये क्या बन गया, ईथर बन गया। तो जब आप क्या लेते हो, एक ही प्रकार की इकाई लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये ईथर मिलेगा। एक ही प्रकार की इकाई कौन सी, डाई अल्कोहल वाली। क्लियर। अगला देखो क्या है, अमीनो अम्लों द्वारा पॉलीएमाइड का निर्माण। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जिनके अंदर अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, वो अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्लों के ही बहुलक होते हैं, ये पढ़ा है हमने। तो यहाँ देखो ध्यान से कि इसके अंदर एमिनो समूह भी मौजूद है और कार्बोक्सिलिक समूह भी मौजूद है, दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं यहाँ पे हमारे पास। तो इसीलिए इससे क्या बन सकता है, आपका पॉलीएमाइड बन सकता है। अब बात यह है कि ये किस तरीके से बनेगा, तो इसको देखो समझते हैं। यहाँ पे ये लिया हमने, मैं ऐसे लिख देती हूँ NH2 को, फिर ये R, ये C, डबल बॉन्ड O, OH, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इधर ऐसे, इधर क्या लिखेंगे, H, NH, R और ये हमारा COOH। देखो सेम है, क्या सेम है ना, दोनों कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। अब होगा क्या, जो ये दो अणु हैं आपके, किसके, इस एमिनो अम्ल के, ये दो अणु हैं, आपस में अभिक्रिया करेंगे, बाहर निकलेगा OH और ये H, माइनस क्या हो गया यहाँ से, H2O। अब देखो क्या बचा इधर, ये इसको हम यहाँ से भी H2 बाहर निकाल सकते हैं, देखो क्योंकि आगे बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ सकती हैं। तो यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। तो पीछे क्या बचा, HN, R, C डबल बॉन्ड O, H2O बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बचा है, NH, R, C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से आगे चलेगा। तो यहाँ देखो फिर से क्या बना, एमाइड, एमाइड बनेगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने N अणु लिए हैं, दोनों के बहुत सारे अणु लिए हैं, तो होल N हो जाएगा, और होल N होने का मतलब ये क्या बन गया, एक पॉली एमाइड। क्लियर। बट एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये जो पॉलीएमाइड बना है ये एक ही अणु से बना है, जिसके अंदर दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था आपसे, क्लियर करते हैं इसको एक बार और देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि R से जुड़े हुए दोनों क्रियात्मक समूह समान हो सकते हैं, दोनों XX हैं, समान हो सकते हैं। R से जुड़े हुए दोनों क्रियात्मक समूह अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे अभी तक आपने जो भी एग्जाम्पल देखा, आपने बोला डाई अल्कोहल या आपने बोला डाई अम्ल, ठीक है, तो वो इसके टाइप के थे। लेकिन अभी जो आपने बोला अमीनो अम्ल, वो किस टाइप का है, वो इस टाइप का है ना। तो यहाँ से आपके जल का निष्कासन हो जाएगा और ये बन जाएगा इस तरीके से। क्लियर हुआ। तो 4 प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं, चारों प्रकार की कंडीशंस को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं। देखो, एक हो सकता है डाई अल्कोहल और डाई अम्लों के द्वारा पॉलीएस्टर का निर्माण। किसकी बात कर रहे हो, संघनन बहुलकीकरण की, इसलिए छोटा अणु बाहर निकलेगा, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या है, डाई अमीनो और डाई अम्लों द्वारा पॉलीएमाइड का निर्माण। फिर तीसरा क्या था अपना, तीसरा था डाई अल्कोहलों द्वारा पॉलीईथर का निर्माण। इस बार हमने इसी इकाई को बार बार रिपीट करना है, दो अलग अलग इकाइयाँ काम में नहीं ली हमने। और ऐसे ही एमिनो अम्लों द्वारा पॉलीएमाइड का निर्माण, हमें इस पर भी क्या करना है, इसी यूनिट को बार बार रिपीट करना है। यहाँ पे भी हमने दो अलग अलग यूनिट नहीं ली है। क्लियर। अब आगे चलते हैं।
देखो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक हम कि किस तरह से संघनन बहुलकीकरण के द्वारा हम जो है एक टेरिलीन या एक डेक्रोन जो आपका पॉलीमर है, पॉलीएस्टर जिसको हम बोलते हैं, ये बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 एकलक इकाइयाँ चाहिए। और वो एक इकाइयाँ कौन है, तो वो 2 एकलक इकाइयाँ हमारी है, एक तो है एथिलीन ग्लाइकॉल, ये वाली जिसको हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, और एक होती है जिसको हम बोलते हैं टरथैलिक अम्ल, ये हो गया टरथैलिक अम्ल। ठीक है, देखो अगर याद नहीं रहती हैं यूनिट्स, इकाइयाँ याद नहीं रहती तो आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको याद दिला देती हूँ इससे, टेरिलीन से। टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन के अंदर 2 शब्द आ रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं अपन। टेरी से तो बनेगा आपका टरथैलिक अम्ल, याद रखना है इस चीज़ को, टेरी या टेरी से याद रखना है आपको टरथैलिक अम्ल। और लीन किस में आ रहा है हमारा, इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल में, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आपको दोनों एकलक इकाइयाँ आराम से याद हो जाएगी इसकी, टेरी यानी टरथैलिक अम्ल और लीन यानी एथिलीन ग्लाइकॉल। अगर आसानी से दोनों यूनिट्स याद हो जाती है तो अच्छी बात है, और वैसे आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको अपन कि इसके अंदर किस तरीके से जो है संघनन बहुलकीकरण होता है। ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। बताओ कैसा है ये, दोनों तरफ कौन से क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, अल्कोहल। और ये देखो क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसमें दोनों तरफ क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अभी आपने पढ़ा पीछे क्या बोला मैंने कि डाई अल्कोहलों और डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया से क्या बन जाता है, पॉलीएस्टर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, पॉलीएस्टर बनेगा। अब कैसे बनेगा वो देखो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो बाहर निकलता है OH और अल्कोहल का बाहर निकलता है H। ठीक है, तो पहले हमने इसकी एक एक यूनिट काम में ली है, इसको हम देखेंगे किस तरीके से ये बहुलक बनेगा। तो इसको हमने यहाँ पे क्या लिए, पहले एक एक यूनिट काम में ली। बताइए यहाँ से क्या बाहर निकला, H2O। संघनन बहुलकीकरण होगा या संघनन अभिक्रिया बोल दीजिए इसको। संघनन हुआ तो बाहर क्या निकला, H2O बाहर निकला। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ कि यहाँ पे अब क्या बचा, पीछे क्या बचा देखो, HO CH2CH2, तो HO CH2CH2। फिर इधर क्या बच रहा है, O, तो यहाँ पे क्या आ गया O। फिर क्या बच रहा है इधर CO, तो CO जुड़ गया हमारा, ये बन गई इकाई कौन सी, एस्टर वाली इकाई। फिर क्या बचा देखो, बेंजीन, बेंजीन के बाद COOH, तो बेंजीन और बेंजीन के बाद COOH, ये तो हमारा यहाँ से प्राप्त हुआ। क्लियर। अब मैं आगे और कड़ियाँ जोड़ूंगी, क्योंकि हमने इसको पदवृद्धि बहुलकीकरण भी बोला है। तो स्टेप बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फिर से एक एकलक इकाई आएगी, और वो कौन सी आएगी, ये वाली। तो एथिलीन ग्लाइकॉल फिर से रिपीट होगा, और फिर क्या बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और एथिलीन ग्लाइकॉल का ये H। तो यहाँ से फिर क्या बाहर निकलेगा, -H2O। इसको देखो आगे, ये समझ में आया यहाँ तक का। अब यहाँ से ये H2O बाहर निकालते हैं, देखो क्या बाहर निकला, H2O बाहर निकल गया। तो ये इकाई पूरी बच गई आपके पास, HO CH2 CH2O CO। ये पूरी यूनिट हम वहाँ से उठा करके लाए हैं, कहाँ से, ये पीछे से, यहाँ से देखो। अब इसको हटा दो बीच में से, हटा दिया इसको बीच में से हमने, यहाँ से ये देखो रिमूव कर दिया हमने इसको यहाँ से। क्लियर। तो ये देखो पूरी यूनिट जुड़ गई आपस में, इकट्ठी हो गई पूरी यूनिट। अब यहाँ पे फिर से लास्ट में कौन सा समूह दिख रहा है आपको, अल्कोहल समूह दिख रहा है। तो ये किससे अभिक्रिया करेगा, कार्बोक्सिलिक से। तो अब वापस से कौन सी यूनिट आएगी, अब फिर से आएगी टरथैलिक वाली यूनिट। देखो इसको, देखो ये इकाई हमें पीछे से मिली, फिर हमने वापस से क्या किया, टरथैलिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई। अब वापस से क्या होगा, अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बाहर निकलेगा, OH बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर से जल का अणु बाहर निकल गया, और इस तरह से ये आपको क्या जुड़ेगी, दिखेगी, 2 यूनिट जुड़ी हुई दिखेगी। तो 2 बार टरथैलिक अम्ल और 2 बार एथिलीन ग्लाइकॉल की जो है वो यहाँ पे अभिक्रिया हो चुकी है। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, एक के बाद एक पद देखा। तो ऐसे ही क्या होगा, बहुत सारे पद जब चलेंगे तो इसी प्रकार कई पदों के बाद आपको क्या मिलेगा, एक बहुलक मिलेगा जिसका नाम क्या है, डेक्रोन या है टेरिलीन। तो यहाँ कौन से बहुलकीकरण की अभिक्रिया हुई, संघनन बहुलकीकरण की अभिक्रिया। और यहाँ पे कौन सा छोटा अणु बाहर निकल रहा है बार बार, तो यहाँ बाहर निकल रहा है H2O। ठीक है, अब देखो आगे, ये देखो एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आपका टरथैलिक अम्ल, और इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा एक टेरिलीन या डेक्रोन जिसको हम बोलते हैं, वो पॉलीमर। तो ये संघनन बहुलकीकरण का उदाहरण है। आगे देखो,
ऐसे ही हेक्सामेथिलीन डाइअमीन या एडिपिक अम्ल जिसकी हम बात करें तो ये डाइअमीन है क्योंकि इसकी तरफ 2 एमीन समूह जुड़े हैं, और ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या जुड़े हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े हैं। तो जब डाइअमीन की अभिक्रिया आप डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाओगे तो वहाँ क्या बनता है, पॉलीएमाइड बनता है। जैसे कि ये हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और ये क्या लिया है हमने, एडिपिक एसिड। कौन सा बहुलक है ये, नाइलॉन 6,6। अब इसको नाइलॉन 6,6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और यहाँ टोटल कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या है, नाइलॉन 6,6। तो इकाइयाँ याद रखने का ये तरीका होता है इससे कि 6 और 6 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ देखो एक इकाई में तो क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और एक इकाई में क्या है, एडिपिक अम्ल। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, ये दोनों इकाइयाँ एक हैं या अलग अलग है, अलग अलग है ना, क्योंकि ये तो है अमीन और ये है आपका एडिपिक एसिड। या आप कह दो कि ये तो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन है और ये एडिपिक एसिड है, तो दोनों एक लग इकाइयाँ कैसी हुई, अलग अलग एक लग इकाइयाँ। तो जब दोनों एक लग इकाइयाँ अलग अलग होती है तो ये कौन से बहुलकीकरण का प्रकार होता है, सह बहुलकीकरण का प्रकार होता है। कौन से बहुलकीकरण का प्रकार होता है, ये सह बहुलकीकरण का। इसको आगे भी अपन एग्जाम्पल में देखेंगे एक, कि ये सह बहुलकीकरण होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों क्रियात्मक समूह समान, दोनों क्रियात्मक समूह समान, ये देखो दोनों क्रियात्मक समूह समान, दोनों क्रियात्मक समूह समान है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, H, और यहाँ कैसे क्या निकलेगा, OH, और ये आपको कौन मिलेगा यहाँ पे, पॉलीएमाइड। तो ये एक पॉलीएमाइड है और ये बन गया नाइलॉन 6,6। क्लियर। संघनन बहुलकीकरण के द्वारा ही हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी H2 बाहर निकल रहे हैं। अब बढ़ते आगे, अब आता है सह बहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण। तो सह बहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण क्या होता है, तो ये हमने जब क्लासिफिकेशन किया था तब हमने इसको बांटा था कि भाई जो एकलक इकाइयाँ प्रयुक्त होती हैं, ये एकलक इकाइयाँ समान हैं या अलग अलग है, या आप कह दीजिए भिन्न भिन्न है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हमने नाम दे देते दो। अगर समान होता है तो समबहुलकीकरण, होमोपॉलीमर, और अलग अलग होता है तो विषम बहुलकीकरण या सह बहुलकीकरण या सह बहुलक आपका यहाँ पे बनता है। इसका मतलब यहाँ जो एकलक इकाइयाँ प्रयुक्त होंगी, 2 या 2 से अधिक एकलक अणु या इकाइयाँ आपस में जुड़कर जो बहुलक बनाती है उसे सह बहुलक कहते हैं। देखो 2 या 2 से अधिक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एकलक अणु या इकाइयाँ जो है वो एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, भिन्न भिन्न है। और बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, सह बहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपके बहुलकीकरण की प्रक्रिया, सह बहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन इसके, यहाँ देखो, यह अभिक्रिया योगात्मक और संगणन दोनों प्रकार से हो सकती है। सह बहुलकीकरण की जो अभिक्रिया है ये दोनों प्रकार से हो सकती है, योगात्मक बहुलकीकरण के द्वारा भी हो सकती है और संगणन बहुलकीकरण के द्वारा भी हो सकती है, ठीक है। इसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों इकाइयाँ तो अलग अलग होंगी ना, जैसे पॉलीएस्टर की बात कर लो या पॉलीएमाइड की बात कर लो, दोनों इकाइयाँ कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। तो Na और Nb दोनों अलग अलग इकाइयाँ आपस में अभिक्रिया करेंगी और इस तरह से एक बहुलक बना देगी जिसके अंदर ये A, B आराम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे स्टाइरीन या ब्यूटाडाइन रबड़ का जो निर्माण होता है ये योगात्मक बहुलकीकरण के द्वारा होता है। हालांकि देखो यहाँ पे क्या है, स्टाइरीन अलग इकाई है, ब्यूटाडाइन अलग इकाई है, लेकिन इसका निर्माण कौन सी अभिक्रिया से हो रहा है, योगात्मक बहुलकीकरण से, क्योंकि ऊपर आपने क्या बोला है, दोनों प्रकार से हो सकती है, योगात्मक भी हो सकती है और संगणन भी हो सकती है। तो स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन रबड़ का जब निर्माण करेंगे तो वो किससे होगा, योगात्मक बहुलकीकरण से। और नाइलॉन 6,6 का निर्माण किससे होता है, संगणन बहुलकीकरण से। अभी जस्ट पीछे आपने ये रिएक्शन देखी है, ये देखो यहाँ पे, ये कौन सा बहुलकीकरण है, संगणन बहुलकीकरण है ना। तो ये तो हमारा दोनों यूनिट यहाँ पे भी अलग अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो ये सह बहुलकीकरण तो है ही, लेकिन अभिक्रिया कौन सी विधि से हो रही है, संगणन बहुलकीकरण विधि से। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि ये योगात्मक बहुलकीकरण भी हो सकता है और संगणन बहुलकीकरण भी हो सकता है। अब देखो आगे, यहाँ देखो ये लिया हमने एग्जाम्पल, ये ब्यूटाडाइन है और ये स्टाइरीन है। बताइए दोनों इकाइयाँ अलग अलग है क्या, अलग अलग है, लेकिन ये यहाँ पे जुड़ रही हैं केवल, यहाँ से कोई छोटा अणु बाहर नहीं निकल रहा। देखो कैसे होगा, ये पाइबंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये पाइबंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ऐसे ही ये पाइबंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। देखो जोड़ के क्या बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया CH2,
CH। अब ये शिफ्ट होके यहाँ आया है तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। फिर आगे देखो वापस से क्या है, पहले डबल बॉन्ड था अब नहीं है तो CH, सिंगल बॉन्ड CH2। ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये बन गया CH। और देखो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड, और इससे क्या जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग, और ये फिर ये CH2। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपकी कोई छोटा अणु बाहर निकला है क्या, नहीं निकला। इसका मतलब ये सिंपली कौन सी अभिक्रिया है आपकी, योगात्मक बहुलकीकरण। तो ये योगात्मक बहुलकीकरण है, लेकिन दोनों एकलक इकाइयाँ अलग होने की वजह से ये सहबहुलकीकरण भी है। ठीक है, तो दोनों एकलक इकाइयाँ अलग अलग होने की वजह से ये सहबहुलकीकरण भी है। आगे देखो, यहाँ देखो हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड अभी जो हम पढ़ के आए थे, दोनों एकलक इकाइयाँ अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे अणु बाहर निकल रहे हैं, इसलिए ये कैसी बहुलकीकरण हुई, संगणन बहुलकीकरण अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो सहबहुलकीकरण के अंदर प्रक्रम दोनों हो सकते हैं, आपके योगात्मक भी हो सकता है और संगणन भी हो सकता है। आगे देखो, अब क्या है कि सहबहुलक में विभिन्न एकलक इकाइयाँ विभिन्न प्रकार से जुड़ती हैं, तो इसलिए एकलक इकाइयों के विन्यास के आधार पर आपके जो सहबहुलक है ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। चारों कौन कौन से हैं वो सुनना। पहला तो है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब पहले एक एकलक इकाई, फिर दूसरी, फिर वापस से पहली, फिर वापस से दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी। ठीक है, अगर ऐसे चलेगा एक के बाद एक के बाद एक चलते रहेंगे तब तो बोलेंगे अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। जैसे देखो पहले ये है, फिर उसके बाद ये, फिर वापस ये, फिर वापस ये, इस तरह से एक छोड़ करके एक रिपीट हो रही है आपके ये, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। दूसरा क्या है, रैंडम कोपॉलीमर। अब रैंडम का मतलब होता है कि कोई निश्चित क्रम नहीं होगा, जैसे मर्जी आई वैसे ही जुड़ गई। तो देखो पहले ये जुड़ी है, फिर ये, अब वापस से कोई क्रम है क्या, नहीं। 3 एक साथ जुड़ गई, फिर ये एक है, फिर ये एक, फिर 2 जुड़ गई, फिर 2 जुड़ गई, तो कोई क्रम नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैंडम। ठीक है, क्रम रहित है ये। अब तीसरा क्या है, ब्लॉक कोपॉलीमर। ब्लॉक कोपॉलीमर का मतलब होता है कि इकट्ठी 3-4 यूनिट एक साथ जुड़ जाएगी, एक एकलक की, फिर उसके बाद 3-4 यूनिट इकट्ठी जुड़ेंगी, एक जो आपका एकलक होगा उसकी। जैसे देखो यहाँ पे इकट्ठी 4 यूनिट जुड़ी हैं, फिर इकट्ठी 5 यूनिट जुड़ी हैं, फिर इकट्ठी 5 यूनिट जुड़ी है, तो ये क्या बन रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स बन रहे हैं एक तरीके से, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, ब्लॉक कोपॉलीमर। ठीक है, और लास्ट इसके अंदर क्या आता है, ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ग्राफ्ट कोपॉलीमर का मतलब क्या है कि एक एकलक अणु की जो इकाई है वो तो क्या बनाएगी, एक सीधी श्रृंखला बनाएगी, और दूसरे एकलक इकाइयों की जो श्रृंखलाएं हैं वो इससे इस तरीके से शाखाओं के रूप में निकली हुई रहेंगी, तो इसको हम बोल देते हैं ग्राफ्ट कोपॉलीमर। देखते हैं इनको सबको एक एक करके। देखो पहला क्या है, क्रम रहित सहबहुलक या रैंडम कोपॉलीमर। अब इन बहुलकों में एकलक इकाइयों का कोई क्रम नहीं होता, कभी भी कोई भी आ सकती है। जैसे देखो यहाँ पे पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर 3 बार ए आ गया, फिर 3 बार बी आ गया, फिर 1 बार ए, फिर बी, फिर ए, फिर 2 बार बी, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे कोई क्रम इसका निश्चित नहीं होता, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, क्रम रहित सहबहुलक या रैंडम कोपॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो यूनिट जुड़ी हैं, एक यूनिट 2 बार आ गई, फिर ये यूनिट 1 बार आ गई, फिर 1 बार आ गई, फिर ये 1 बार आ गई, फिर ये 1 बार आ गई, जबकि पहले कितनी बार आ रही है, 2 बार। अब यहाँ कितनी बार आ रही है, 1 बार। ये बीच में कितनी बार आ रही है, 1 बार। तो यहाँ पे कुछ फिक्स इसका क्रम नहीं होगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, रैंडम कोपॉलीमर। दूसरा देखो क्या है, एकांतरित सहबहुलक या ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। इसमें बहुलकों की एकलक इकाइयाँ परस्पर कैसी होगी, एकांतर क्रम में जुड़ी होगी, पहले एक, फिर दूसरी, फिर एक, फिर दूसरी। तो देखो इसको यहाँ पे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना। तो सब कैसे जुड़ी हुई है, एक के बाद एक क्रम में जुड़ी हुई है, इसलिए ये एकांतर क्रम में हुई। अगला देखो क्या है इसका एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे ए बी हमने यूनिट्स ले रखी हैं। जैसे हमने लिया स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। तो देखो सब कैसी आ रही है, एक के बाद एक आ रही है, पहले एस, फिर बी, फिर एस, फिर बी, फिर एस और फिर बी। और जुड़ते समय भी देखो क्या है, पहले स्टाइरिन, फिर ये ब्यूटाडाइन, फिर स्टाइरिन, फिर ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन, फिर ब्यूटाडाइन। तो ये किस तरह से जुड़ रही है, ये ए बी क्रम में जुड़ रही है, एकांतर क्रम में जुड़ रही हैं, इसलिए इसको अपन कौन सा पॉलीमर बोल देंगे, अल्टरनेटिंग या एकांतरित सहबहुलक। तीसरा क्या है देखो, खंड सहबहुलक या ब्लॉक कोपॉलीमर। तो खंड में क्या होगा, पहले एक प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़कर के एक खंड बनाएगी, फिर दूसरे एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर के दूसरा खंड बनाएंगी, और इस प्रकार ये प्रक्रिया जो है वो आपकी लगातार चलती रहेगी। तो इसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, पहले 5 ए जुड़ करके एक खंड बना लिया, फिर 5 बी जुड़ करके एक खंड बना लिया, फिर 5 ए जुड़ करके एक खंड बना लिया। तो जब ऐसे एकलक इकाइयाँ इकट्ठी जुड़ करके क्या बना लेती हैं, खंड बना लेती हैं, तो इसको हम बोल देते हैं खंड सहबहुलक। जैसे यहाँ देखो
इसको अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए दिया है मैंने आपको एग्जांपल कि यहाँ देखो कैसा हो रखा है। ये देखो होल एन आ रहा है, मतलब पहले बहुत सारी इकाइयाँ ये वाली जुड़ी हैं, फिर इसके बाद होल एन आ रहा है, इसका मतलब बहुत सारी इकाइयाँ ये वाली जुड़ी हुई हैं। तो पहले इन्होंने मिलकर के एक खंड बना लिया, फिर इन्होंने मिलकर के एक खंड बना लिया। तो इसलिए अब आपको उसको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने लेवल का एग्जाम्पल नहीं है, बस मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से खंड बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पे होल एन यानी कि एक खंड, फिर ये होल एम यानी कि दूसरा खंड, तो ऐसे खंड पॉलीमर होता है ये। फिर अगला देखो लास्ट क्या है, कलम सह बहुलक। कलम सह बहुलक क्या बोलेंगे कि इस प्रकार के बहुलकों में एक बहुलक तो क्या बनाएगा, श्रृंखला बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ए तो क्या बना रहा है, एक श्रृंखला बना रहा है, और दूसरे एकलक की जो इकाइयाँ हैं वो शाखाओं के रूप में से जुड़ती है। तो देखो दूसरे एकलक इकाइयों की शाखाएं इससे जुड़ी हुई हैं, इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो एक एकलक इकाइयाँ तो बनाएंगी यहाँ पे क्या, शाखा बनाएगी, और दूसरी वाली उससे शाखाएं बना करके इस तरह से जुड़ी भी रहेगी। तो एक मेन चेन हो जाएगी, बाकी की साइड चेन हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे, कलम सह बहुलक। जैसे यहाँ देखो इसको, ये आपका है ग्राफ्टिंग कोपॉलीमर। यहाँ देखो क्या है, ये वाली यूनिट जो कैसे बना रही है, एक श्रृंखला बना रही है, और ये इससे क्या निकल रही है, शाखाएं निकल रही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्राफ्ट कोपॉलीमर यानी कि कलम सह बहुलक। अब बात आती है किसकी, ये एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हो यहाँ पे रैंडम का। देखो रैंडम के अंदर कोई भी क्रम निश्चित नहीं है, कभी ब्लैक है, कभी रेड है, कभी ब्लैक है, कभी रेड है, इस तरह से। अल्टरनेटिंग के अंदर क्रम फिक्स है, पहले ब्लैक फिर रेड फिर ब्लैक फिर रेड फिर ब्लैक फिर रेड, इस तरह से। ब्लॉक के अंदर देखो क्या है, पहले इकट्ठे ब्लैक फिर इकट्ठे रेड फिर ब्लैक इकट्ठे फिर रेड इकट्ठे फिर ब्लैक इकट्ठे, है ना। और ग्राफ्ट में क्या है, सारे रेड ने मिलकर के एक चेन बना रखी है, और सारे ब्लैक्स जो है वो मिलकर के यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इसकी शाखाएँ बना रहे हैं। तो ये आपके चारों प्रकार के हो गए कि भाई जब जुड़ती हैं एकलक इकाइयाँ बहुलक के निर्माण के समय, तो वहाँ पे इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, ये अलग अलग क्रम के अंदर जुड़ सकती हैं। अब लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सहबहुलकीकरण के उपयोग। सहबहुलकीकरण का मतलब क्या है वो समझ में आया क्या? सहबहुलकीकरण का मतलब हुआ कि दो अलग अलग एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी, ये समान नहीं होंगी, दो अलग अलग एकलक इकाइयाँ होंगी जो आपस में जुड़ करके और पुनरावृत्ति के द्वारा बहुलक का निर्माण करेगी। जैसे देखो नायलॉन 66 एक कठोर क्रिस्टलीकृत पदार्थ होता है, इसका गलनांक कैसा होता है, कम होता है, लेकिन अगर इसके अंदर हम टरथैलिक अम्ल मिला दें तो देखो नायलॉन 66 अलग है, इसकी एकलक इकाइयाँ अलग है, और टरथैलिक अम्ल अगर आप मिलाते हो तो एक तरीके से क्या हो गया, सहबहुलकीकरण। क्योंकि यहाँ पे टरथैलिक अम्ल जो है वो अलग है, नायलॉन 66 की इकाइयाँ क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, या आप इसको फिलहाल ऐसे समझ लो RNH2NH2, और एडिपिक एसिड यानी कि COOH आपका R और ये COOH, इस तरह से है वो। अब बताओ ये अलग इकाई है, ये अलग इकाई है, और रही बात टरथैलिक अम्ल की तो वो इससे भी अलग इकाई है। तो इस प्रकार से जब भिन्न भिन्न इकाइयाँ आप जोड़ोगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सहबहुलकीकरण बोल देते हैं। और इसकी क्रिस्टलीय प्रकृति और गलनांक दोनों ही बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं, जब आप नायलॉन 66 के अंदर टरथैलिक अम्ल मिला देते हैं, तो इससे इसकी क्रिस्टलीय प्रकृति और इसका जो गलनांक होगा वो दोनों बढ़ जाएंगे, और फिर इनका उपयोग जो है वो हम अलग अलग उत्पादों के निर्माण में कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टाइरीन जो है, इसके साथ में अगर 20 से 30% मात्रा में एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN, इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। तो अगर स्टाइरीन के साथ में आप एक्रिलोनाइट्राइल को मिला देंगे तो बताइए दोनों यूनिट अलग अलग हुई क्या, स्टाइरीन अलग है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और वो बेंजीन जुड़ी हुई होती है यहाँ पे, वो स्टाइरीन है। देखो दोनों एकलक इकाइयाँ अलग अलग है, यानी अगर ये आपस में जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये सहबहुलक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्टाइरीन और एक्रिलोनाइट्राइल मिला करके भी सहबहुलक बना करके उसको हाइड्रोकार्बनों और धचकों के प्रति कैसा बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, किसको, इस पॉलीमर को। फिर अगला क्या है, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन का संश्लेषित बहुलक जो है सहबहुलक, वो संश्लेषित रबड़ होता है। तो स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन अभी अपने पीछे एग्जाम्पल देखा था, ये सहबहुलक का ही उदाहरण है। तो वहाँ पे अपन संश्लेषित रबड़ बनाने में भी सहबहुलकीकरण का उपयोग कर लेते हैं। अगला क्या है, सहबहुलकीकरण बहुलक का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि सहबहुलकीकरण के द्वारा आप बहुलकों को अलग अलग प्रकार से बना करके मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे आज तक के टॉपिक की। ओके, अब इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।